नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई का 7वां पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके बारे में देखने वाले हैं। इसकी विधा है भाषण और इसके रचनाकार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दापोली में सन 1856 में हुआ और इनकी मृत्यु मुंबई में 1920 में हुई। तिलक जी के परिचय की अगर बात करें तो बच्चा बच्चा इनको जानता है। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया, अर्थात डर पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी, अर्थात सभी भारतीय जनों ने लोकमान्य तिलक का नेतृत्व मान्य किया और इसीलिए उन्हें प्यार से लोकमान्य यह उपाधि दी गई थी। इनकी प्रमुख कृतियां गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ में स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है, अर्थात स्वराज्य के प्रति उनका जो प्रेम है या लोगों को दिया हुआ जो वचन है वो वचनबद्धता यहाँ पर नजर आती है। आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम पाठ शुरू करते हैं जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पाठ शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थी मित्रों कि लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, जिनके बिना हमारे भारत के स्वतंत्रता की कल्पना करना भी बेकार है, व्यर्थ है। माना कि भारत को जब आजादी मिली तब हमारे लोकमान्य तिलक जी जीवित नहीं थे, लेकिन आजादी प्राप्त कराने के लिए जो पूर्व तैयारी होनी चाहिए थी वो उन्होंने पूरी करके दी, जिसके कारण भारत को आजादी दिलाने का रास्ता एकदम साफ और सरल हो गया था। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। ये जो पाठ है विद्यार्थी मित्रों, उनके एक ऐतिहासिक भाषण का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें उन्होंने स्वराज्य के प्रति अर्थात स्वशासन के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की है। वे कहते हैं, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप जानते होंगे विद्यार्थी मित्रों कि हमारे लोकमान्य तिलक जी एक उग्रवादी अर्थात जहालवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। अपनी बात को वो पूरी तरह से स्पष्टता के साथ और हिम्मत से कहने की क्षमता रखते थे। वो कहते हैं कि माना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो उत्साह है वो अभी जवान है, इसलिए मैं अपने आप को जवान समझता हूँ और मेरी इस युवावस्था के अर्थात मेरी जवानी के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं जवान हूँ, अगर मेरे अंदर उत्साह है, तो मेरा ये जो विशेष अधिकार है, मेरा जो हक है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। और मेरी विचार शक्ति मुझे ये कहती है कि तुम किसी भी बात को स्पष्टता पूर्वक बोलो, वो तुम्हारा अधिकार है। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से अर्थात बलवान बनाने से इनकार कर रहा हूँ, ये उसका अर्थ होगा और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मतलब शरीर बूढ़ा होने से हमारा मन या मन की भावनाएं वो बूढ़ी नहीं हो जाती। लोकमान्य तिलक जी ऐसा ही समझ रहे हैं कि मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ, जर्जर हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक आग है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वे आगे कहते हैं, अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है, अर्थात मेरे विचार हमेशा युवा रहने वाले हैं। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। ये बात बिल्कुल सही है विद्यार्थी मित्रों कि हमारा शरीर जब बूढ़ा हो जाता है
तो वो जर्जर हो जाता है, काफी थक जाता है, मृत्यु आने पर वह नष्ट भी हो जाता है। परंतु हमारे शरीर के अंदर बसी हुई जो आत्मा है वो हमेशा अमर होती है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तिलक जी आगे कहते हैं, उसी प्रकार हमारी होमरूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लोकमान्य तिलक ने जब हमारे देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सन 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जिसका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों के सामने हम स्वशासन की मांग रखें और उस आंदोलन का हम नेतृत्व कर सके। स्वशासन यानी अपना खुद का शासन, जिसमें हमें अपने निर्णय लेने का अधिकार हो, हम पर किसी की हुकूमत ना हो। तिलक जी ये कबूल करते हैं कि उन दिनों होम रूल लीग इस आंदोलन ने जितना जोर पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़ पा रहा था, उसमें थोड़ा ढीलापन आ गया था। इसीलिए वो कहते हैं, भले ही उस आंदोलन की गति धीमी पड़ गई हो, लेकिन उसके पीछे जो छिपी हुई हमारी भावना है वो कभी नहीं मिट सकती। वो हमेशा आत्मा की तरह अमर है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, यानी यही भावना हमें आजादी दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। हमारा अध्यात्म ये कहता है कि जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो जाता तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उसी तरह हमारे अंदर जो विचार है उन विचारों के अनुरूप हमें जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक हम शांति से नहीं रहेंगे, यही इसका अर्थ है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूँ। विद्यार्थी मित्रों, इस वाक्य से तिलक जी का कितना आत्मविश्वास झलकता है। उनका ये नारा तो आप सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर भी वो यही कहना चाहते हैं कि यह भावना जब तक मेरे अंदर जागृत है अर्थात जीवित है तब तक मैं अपने आप को कभी बूढ़ा मान ही नहीं सकता। इस भावना के बारे में वो आगे कहना चाहते हैं कि कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यानी कोई भी हथियार हो, इतनी भी भयानक आग क्यों न हो, जल अर्थात पानी ही क्यों न हो या फिर हवा ही क्यों न हो, ये चारों चीजें हमारी भावना का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। कोई हथियार इस भावना को नहीं काटेगा, आग इसे नहीं जलाएगी और जल इसे भिगो नहीं सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती। मतलब हमेशा के लिए हमारे मन में यह भावना जागृत रहेगी, जीवित रहेगी। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। सीआईडी पुलिस, जिसे हम कहते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो किसी अपराध की जांच का काम करता है, वह विभाग वो भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है के सामने भी। देखिए विद्यार्थी मित्रों, जब तिलक जी भाषण कर रहे थे अपने स्वराज्य के मुद्दे को लेकर, तब उनके सामने पुलिस अधीक्षक भी बैठे हुए थे, कलेक्टर भी बैठे हुए थे, जिन्हें उस सभा में बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया था। उसी तरह जो शॉर्ट हैंड वाले जो आशुलिपि लेखक होते हैं अर्थात स्टेनोग्राफर होते हैं, जो कि किसी वक्ता के भाषणों का नोट्स निकालते हैं, उन सबके सामने बड़े दावे के साथ वो ये बोल रहे हैं, हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। स्वशासन यानी अपना खुद का शासन। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दासता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता होगा कि हमारे पौराणिक जो वेद है वो हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है और इन वेदों में पूरे जीवन का सार समाया हुआ है। तिलक जी के मन में विज्ञान और राजनीति के प्रति बड़ी ही आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, और इसीलिए वो कहते हैं कि किसी भी विज्ञान का परिणाम जो है
अर्थात परिणति जो है वो स्वशासन में होनी चाहिए, और वही राजनीति विज्ञान है। किसी राजनीति विज्ञान की परिणति अर्थात परिणाम अगर दास्ता में हो रहा है अर्थात गुलामी में हो रहा है तो वो राजनीति और विज्ञान किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में राजनीति और विज्ञान ये दोनों चीजें वेदों के समान है। वे आगे जाकर कहते हैं कि आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। उस समय का देश का माहौल ही कुछ ऐसा था कि कुछ अज्ञानी और कुछ दुष्ट लोगों ने, जिनके मन में हमेशा छल और कपट होता है और वो दूसरों को धोखा देते हैं, ऐसे कपटी और कुचक्री और स्वार्थी लोगों के कारण कुछ लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ गया था, यानी उन्हें सच्चाई क्या है ये मालूम नहीं हो रही थी। तो टिळक जी उनकी आंखों पर पड़ा हुआ ये जो पर्दा है उसे उठाना चाहते थे, अर्थात उन्हें जो सच्चाई है उससे अवगत कराना चाहते थे, सच्चाई बताना चाहते थे। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। बड़ा ही सुंदर वाक्य है ये विद्यार्थी मित्रों। राजनीति विज्ञान के उन्होंने दो भाग बनाए हैं, पहला है दैवी यानी दैवी शक्ति वाला और दूसरा है राक्षसी। तो दोनों में क्या फर्क है? एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, तो दूसरा जो भाग है राजनीति विज्ञान का राक्षसी, उसमें क्या आती है? देश की गुलामी आती है, दासता आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। तो राजनीति विज्ञान का ये जो दूसरा भाग है, हिस्सा है राक्षसी, उसमें किसी भी प्रकार की नीति या उपयुक्तता जो है देश के लिए वो नहीं हो सकती। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर कि ब्रिटिश के काल में कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिशों के गुलाम बन गए थे, यानी ब्रिटिशों की हुकूमत उन्हें मान्य थी, जिनका यह मानना था कि अंग्रेज गलत नहीं है, वही हमारे माई बाप है। तो ऐसे गुलामी चाहने वाले लोगों के लिए टिळक जी ने ताना मारा है कि ये एक प्रकार से ईश्वर की दृष्टि से पाप का भागी है, यानी ये पाप करने वाले लोग हैं। अर्थात टिळक जी को राजनीति विज्ञान का पहला पक्ष पसंद है और दूसरा जो पक्ष है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है और कुछ लोगों में वह साहस नहीं होता। तो जिन लोगों में यह बताने का साहस होता है कि अंग्रेज देश के दुश्मन है, उन्हें यहाँ से हटाना चाहिए, ऐसे लोगों की टिळक जी कद्र करते हैं। और जिनमें ये साहस नहीं है, जो चुपचाप अंग्रेजों का अन्याय बर्दाश्त करते हैं, उनके प्रति टिळक जी काफी नाराज है। इसीलिए वो आगे कहते हैं, लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ। अर्थात इस सिद्धांत को वो बताना चाहते हैं, परिचित करवाना चाहते हैं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का ही एक अंग है। चाहे राजनीति हो चाहे कोई धर्म हो, वह दोनों के दोनों शिक्षा के ही अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। यानी हमारा धर्म भी यही कहता है, राजनीति शिक्षा भी यही कहती है, लेकिन विदेशी शासन का जो डर है वो कुछ लोगों के अंदर इस तरह समाया हुआ है कि उन्हें उनकी बातें सही लगती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये है, अर्थात राजनीति के विज्ञान में सभी प्रकार का तत्वज्ञान दिखाई देता है, ऐसा उनका मानना है। विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मैं एक मुद्दा बताना चाहूंगा कि 1914 से लेकर 1918 तक जो पहला महायुद्ध हुआ था, इस महायुद्ध में ब्रिटिशों की ओर से हमारे भारतीय सैनिक लड़े थे, अर्थात भारत ने ब्रिटेन की सहायता की थी। हमारे भारतीय नेताओं को ऐसा लग रहा था कि अगर भारत ब्रिटेन की मदद करेगा, अंग्रेजों की मदद करेगा, तो अंग्रेज सरकार इससे खुश होकर क्या करेगी, हमें आजादी दे देगी जल्दी। लेकिन ये हमारा भ्रम था, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए टिळक जी आगे कहते हैं, इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। अर्थात इंग्लैंड क्या कर रहा है,
भारत की मदद ले रहा है, बेल्जियम जैसे छोटे देश को सुरक्षित रखने के लिए। तो इंग्लैंड ये क्यों नहीं चाहेगा कि भारत में स्वशासन होना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। तिलक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को दोष देने वाले या उसमें दोष देखने वाले लोग जो है वो लोभी, स्वार्थी, ऐसे स्वभाव के लोग हैं। ऐसे लोग तो परम कृपालु अर्थात भगवान को भी दोष देंगे, भगवान में भी उन्हें दोष नजर आएगा। हमें किसी बात की परवाह किए बगैर अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। तिलक जी के दिल और दिमाग में राष्ट्र की आत्मा बैठी हुई थी और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें किसी भी बात की परवाह किए बिना केवल अपने देश को आजादी कैसे मिलेगी, इसी बात के लिए हमें कठोर परिश्रम करने चाहिए, कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है, यानी देश स्वतंत्र होना, देश को आजादी मिलना, ये हमारा जन्मसिद्ध अर्थात पैदाइशी अधिकार है और इसी में संपूर्ण देश की भलाई और हित है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, तो इस कांग्रेस पार्टी ने भी स्वशासन का ये जो प्रस्ताव था उसके लिए हामी भर दी थी। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। पहले हर प्रांत में सम्मेलन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब हर प्रांत में सम्मेलन होने लगे हैं। ये मेहरबानी या जो ये अच्छी बात हुई है वो कांग्रेस के कारण संभव हुई है, ऐसा तिलक जी कहते हैं। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है और देश को स्वतंत्रता दिलाने का ये जो प्रस्ताव है उसे लागू कराने हेतु हमारा इरादा, हमारा संकल्प एकदम पक्का है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं। मरुभूमि अर्थात एकदम बंजर जमीन जहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल नहीं उग सकती, हमें वहाँ भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, अज्ञातवास यानी ऐसा ठिकाना जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता, वहाँ पर भी अगर हमें कुछ दिनों के लिए जाना पड़े तो हम तैयार है। चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। यहाँ पर तिलक जी का इरादा कितना पक्का है, देश को आजादी दिलाने का, स्वशासन का, स्वराज्य प्राप्त करने का, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को लेकर तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। यहाँ पर तिलक जी ने पौराणिक पात्र जो है प्रभु श्री रामचंद्र, उनका उदाहरण दिया है कि जिस तरह उन्होंने अपने राज्य की भलाई के लिए वनगमन किया था, वो अज्ञातवास में चले गए थे, उसी तरह हम भी ये करने के लिए तैयार है। लेकिन ये प्रस्ताव केवल तालियां बजाने के लिए पास नहीं करना है, बल्कि हमें एक प्रतिज्ञा करनी है, एक पक्का संकल्प करना है कि हम इसी प्रस्ताव के लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे, अर्थात हमसे जितना बन पड़ेगा संविधान के अनुसार और जिस पर किसी को ऐतराज नहीं होगा, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हुए स्वशासन प्राप्ति के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले उल्लेख किया कि जब पहला महायुद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने भारत की सहायता लेना जरूरी समझा। शायद इंग्लैंड को पता था कि भारत की सहायता लिए बिना हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, हम शत्रु राष्ट्र पर विजय नहीं पा सकेंगे। इसीलिए हजारों भारतीय सैनिक इस पहले महाविश्व युद्ध में कूद पड़े थे। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। जहां जहां ये पहला महायुद्ध छिड़ा गया था उसमें कई जगहों पर हजारों की तादाद में हमारे भारतीय सैनिक भेजे गए थे। मैंने आपसे कहा ना कि हमारे भारतीय नेता भी यही समझ रहे थे कि हमारा भारत और भारत के सैनिक यदि ब्रिटेन की ओर से
उनके शत्रुओं के खिलाफ लड़ेंगे तो हमें आसानी से आजादी मिल जाएगी। और इसीलिए फ्रांस की रणभूमि में हमारे भारतीय जवानों ने ब्रिटिश जवानों की जानें तक बचाई और अपने पराक्रम का, अपनी बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। आज हमारे भारत की आबादी 130 करोड़ है, लेकिन तब की अगर बात करें तो तब हमारे भारत की आबादी थी 30 करोड़। तो हम अंग्रेजों को ये बता देना चाहते हैं कि ये 30 करोड़ जो भारतीय है वो अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए या स्वशासन के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इतना ध्यान में रखिएगा कि भारत को स्वतंत्र कराने में लोकमान्य तिलक जी का जबरदस्त योगदान है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये जो उन्होंने शेर की तरह गर्जना की थी, उसे हर कोई जानता है, हर भारतीय उसे जानता है। और स्वराज्य के लिए, स्वशासन के लिए उनकी भूमिका कितनी आग्रही थी, ये भी हम इस पाठ में देख चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे आशा करूंगा कि ये पाठ आपकी अवश्य समझ में आया होगा। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।